हे गाइस, तो आज हम वापस से स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने एनएलएम जो चैप्टर है उसका पार्ट टू में। और लास्ट टाइम हमने छोड़ा था कुछ यहाँ पे, देखिए। और हमको करना था वर्किंग विथ न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ आज के चैप्टर में। तो हम आज के चैप्टर में यहाँ से अपना चैप्टर जो है एस सी वर्मा का लाइन बाय लाइन चैप्टर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ शुरू करते हैं। कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं रेड, साइज में एडजस्ट कर लेता हूँ, अप्लाई, चलिए लगा हुआ है। तो चलिए, वर्किंग विथ न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट और सेकेंड लॉ के साथ किस तरह से काम करना है या किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो न्यूटन्स लॉज रिफर टू अ पार्टिकल एंड रिलेट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विथ इट्स एक्सेलरेशन एंड मास। तो न्यूटन के जो लॉ हैं वो रिफर करते हैं पार्टिकल को एंड रिफर टू अ पार्टिकल एंड रिलेट टू द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, और पार्टिकल पे कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं उनसे रिलेट करते हैं पार्टिकल को विथ इट्स एक्सेलरेशन, उसके एक्सेलरेशन और मास के साथ। जैसे कि आप जानते हैं F इज इक्वल टू एम ए जो है रिलेशन होता है न्यूटन्स लॉज के बीच में, F इज इक्वल टू एम ए रिलेशन होता है। तो वही चीज़ को यहाँ पे लैंग्वेज फॉर्म में लिखा हुआ है। बिफोर अटेम्प्टिंग टू राइट एन इक्वेशन फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ, एक इक्वेशन लिखने से पहले न्यूटन के लॉ से वी शुड वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड विच पार्टिकल वी आर कंसिडरिंग। तो कोई भी इक्वेशन न्यूटन के लॉ की मदद से लिखने से पहले हमें बहुत क्लियरली ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि हम किस पार्टिकल को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेन टेबल पे रखा हुआ है तो हमें बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करने वाले हैं या किस चीज़ के बारे में हम फोर्सेस को देखने वाले हैं। क्या वो पेन है, क्या वो टेबल है, या कोई और चीज़ है। ठीक है, इन एनी प्रैक्टिकल सिचुएशन वी डील विथ एक्सटेंडेड बॉडी। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया जो कि एक प्रैक्टिकल सिचुएशन थी, वहाँ पे क्या करते हैं, हम डील करते हैं एक्सटेंडेड बॉडी से। एक्सटेंडेड बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं जो एक पॉइंट साइज ना होके बल्कि थोड़ी बड़ी होती हैं। और हम लोग यूजुअली प्रैक्टिकल वर्ड में, नॉर्मल वर्ड में 90% 99% चीज़ें जो होती हैं, लगभग सब चीज़ें होती हैं एक्सटेंडेड बॉडीज़ होती हैं। पॉइंट साइज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बहुत छोटा सा कोई बीड है तो उसे हम पॉइंट साइज की चीज़ कह सकते हैं। ठीक है, वो भी हमारे लिए अगर हम उसको माइक्रोस्कोप से देखें तो वही बहुत बड़ा दिखेगा। तो इस तरह से हमारे प्रैक्टिकल सिचुएशन में हम एक्सटेंडेड बॉडीज से डील करते हैं, विच आर अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, जो कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के कलेक्शन से मिलकर के बनी है। द लॉज एज स्टेटेड अबव मे बी यूज्ड इवन इफ द ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन इज एन एक्सटेंडेड बॉडी। और जो लॉ हमने ऊपर पढ़े, यानी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ वो हम तब भी लगा सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट क्या है, एक एक्सटेंडेड बॉडी है। ठीक है, अगर कोई नॉर्मल पॉइंट साइज बॉडी है तो भी लगा सकते हैं, एक्सटेंडेड बॉडी है तो भी लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड ईच पार्ट ऑफ दिस बॉडी हैज़ द सेम एक्सेलरेशन। लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि अलग अलग पार्ट जो है बॉडी के, उसके अलग अलग एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो रोटेशनल मोशन का केस बन जाता है। ठीक है, जो कि हमारा आगे का चैप्टर है, हम उसको आगे ही देखेंगे। प्रोवाइडेड ईच पार्ट, तो कंडीशन क्या है कि हर एक पार्ट ऑफ दिस बॉडी हैज़ द सेम एक्सेलरेशन इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, यानी उनकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, और डायरेक्शन यानी कि किस तरफ डायरेक्टेड है वो एक्सेलरेशन वो भी सेम होना चाहिए। ए सिस्टमैटिक एल्गोरिदम फॉर राइटिंग इक्वेशंस फ्रॉम न्यूटन्स लॉ इज एज फॉलोज। और एक सिस्टमैटिक एल्गोरिदम जो है न्यूटन के लॉ से इक्वेशंस लिखना और सॉल्व करने का, ये नीचे दिया हुआ है जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए ये देखते हैं क्या है। सबसे पहले स्टेप वन क्या है, डिसाइड द सिस्टम। सिस्टम यानी क्या चीज़ हम स्टडी करने वाले हैं, इस चीज़ का सबसे पहले हमको इस चीज़ को डिफाइन करना होता है या डिसाइड करना होता है। ठीक है, कंसीडर करना होता है कि चलो हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे। द फर्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड द सिस्टम ऑन विच द लॉज ऑफ मोशन आर टू बी अप्लाइड। पहला स्टेप ये होता है। ठीक है, the system may be a single particle, a block, a combination of two blocks, one kept over the other, two blocks connected by a string, a piece of string, etc. तो सिस्टम क्या क्या हो सकता है, सिस्टम एक सिंगल पार्टिकल हो सकता है, एक ब्लॉक हो सकता है, एक कम्बिनेशन ऑफ टू ब्लॉक्स हो सकता है जो कि एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हों, दो ब्लॉक जो कि स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड हों वो हो सकता है, या फिर एक पीस ऑफ स्ट्रिंग हो सकता है। The only restriction is that all parts should have identical acceleration.
तो सिस्टम को अगर आपको कंसीडर करना है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैं इसको पर्पल से अंडरलाइन करूंगा कि इसकी जो एक रेस्ट्रिक्शन है वो क्या है कि जो कुछ भी आपने सिस्टम में लिया है उन सभी की एक्सेलरेशन आइडेंटिकल होनी चाहिए, वो डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी। ठीक है, तो ये एक अकेली रेस्ट्रिक्शन है, ये कंडीशन है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए एक सिचुएशन आपको दी गई है, बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन है, जिसमें आपको सिस्टम भी देख बताएगा और सब चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए क्या होगा, कंसीडर से द सिचुएशन शोन इन फिगर 5.4, द ब्लॉक बी डज नॉट स्लिप ओवर ए। और ब्लॉक बी जो है, ये वाला जो ब्लॉक है, ये स्लिपिंग नहीं हो रही यहाँ पे, यानी कि ये दोनों आपस में फिक्स्ड है बॉक्स, और मतलब एक तरह से ऊपर रखे हुए हैं, और फ्रिक्शन इतना है कि जब यह पर्सन इसको खींच रहा है तो ये दोनों साथ में एक साथ मूव कर रहे हैं, अलग अलग मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, द डिस्क डी स्लाइड्स ओवर द स्ट्रिंग एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिंग आर टाइट। जो डिस्क डी है, डी ये वाली जो डिस्क है, इसमें स्लाइडिंग हो रही है, यानी ये कह सकते हैं कि इसकी एक्सेलरेशन जो है ये सेम नहीं है स्ट्रिंग के जो एक्सेलरेशन होगी, बल्कि डिफरेंट है, क्योंकि स्लाइड कर रही है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए एंड बी मूव टुगेदर। यहाँ पे देखिए फिगर में जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ए और बी विल मूव टुगेदर। सी इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ ए और बी, बट एज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन ए एंड सी डज नॉट चेंज, द डिस्टेंस मूव्ड बाय सी इन एनी टाइम इंटरवल इज सेम एज दैट ऑफ ए। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है यहाँ इस लाइन का, कि सी जो है वो कांटेक्ट में नहीं है, सी जो है किसी से भी कांटेक्ट में नहीं है, ना ही ए से ना ही बी से, लेकिन जो स्ट्रिंग की लेंथ है इन दोनों के बीच में वो क्या है, सेम रह रही है। इसकी वजह से क्या, इससे क्या फायदा हो रहा है कि हम इसको एक सिस्टम मान सकेंगे, क्योंकि इनकी एक्सेलरेशन सेम हो जाएगी, सेम डिस्टेंस चलेंगे सेम टाइम इंटरवल में। ठीक है, द सेम इज ट्रू फॉर जी, और जी के लिए भी ये चीज ट्रू है। जी आप जानते हैं वो वाला बॉक्स है जिसको आज जो पर्सन है खींच रहा है, जी देखिए वो वाला बॉक्स है जिसको पर्सन, ये वाला पर्सन जो है वो खींच रहा है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द डिस्टेंस मूव बाय जी इन एनी टाइम इंटरवल सेम एज दैट फॉर ए बी और सी। द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ऑल्सो सेम फॉर ए बी सी एंड जी, और डायरेक्शन जो है मोशन की वो भी सब ए बी सी और जी सबके लिए सेम है। दे हैव आइडेंटिकल एक्सेलरेशन, और उनकी एक्सेलरेशन भी सेम है, क्योंकि वो सेम ही स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं और सेम ही तरफ खींच रहे हैं। वी कैन टेक एनी ऑफ दीज ब्लॉक्स एज अ सिस्टम और एनी कम्बिनेशन ऑफ द ब्लॉक्स फ्रॉम दीज एज अ सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट एक लाइन आती है यहाँ पे, कि हम इनमें से कोई भी ब्लॉक को एज अ सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं, या इनका कोई भी कम्बिनेशन जो है इसको सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं। इसका एग्जांपल्स क्या है, जैसे ए अकेले को सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं, बी को अकेले कर सकते हैं, ए प्लस बी को कर सकते हैं, बी प्लस सी को, ए प्लस बी प्लस सी को, सी प्लस जी को, ए प्लस सी प्लस जी को, या चारों को ए प्लस बी प्लस सी प्लस जी, चारों को सिस्टम हम कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ई इज ऑल्सो द सेम एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय जी। तो जो डिस्टेंस कवर्ड है, जो जितनी डिस्टेंस चली गई है ई के द्वारा, ठीक है, वो डिस्टेंस कवर्ड बाय जी के बराबर है। देखिए ई और जी कहाँ पे है, मैं दिखा दूँ आपको फिगर में। देखिए ये है ई, ठीक है, बहुत मोटा हो गया। चलिए ये है ई और ये है जी, ठीक है। तो डिस्टेंस का वर्ड जो कह रहा है दोनों सेम है, लेकिन आप जानते हैं कि दोनों में जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो डिफरेंट होगा। इसमें नीचे की तरफ होगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, जबकि इधर डिफरेंट होगा, इस तरफ होगा, क्योंकि मोशन का डायरेक्शन ही दोनों में डिफरेंट है। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, और यही चीज़ आगे ये भी एक्सप्लेन करने वाला है। तो देखिए द डिस्टेंस कवर्ड बाई ई, जो डिस्टेंस कवर्ड बाई होगा, जो जितना डिस्टेंस कवर कर रहा होगा ई इज सेम एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय जी, जितना डिस्टेंस जी कवर कर रहा होगा, बट देयर डायरेक्शंस आर डिफरेंट, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो होगी वो अलग अलग होगी। एक होगा हॉरिजॉन्टल में, एक होगा वर्टिकल में। ई मूव्स इन अ वर्टिकल लाइन वेयर एज जी मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, बल्कि दूसरा जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। इसलिए ई प्लस जी शुड नॉट बी टेकन एज अ सिस्टम, क्योंकि इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, और क्योंकि सिस्टम उसी को ले सकते हैं जिसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो। एट लीस्ट एट दिस स्टेज वी आर अनेबल टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ ट्रीटिंग ई प्लस जी एज ए सिंगल पार्टिकल। देखिए
और आप एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ेंगे या एडवांस फिजिक्स पढ़ेंगे तो आप ई प्लस जी को मे भी आगे जाके सिस्टम एज अ कंसीडर कर सकें, लेकिन इस स्टेज पर हम इसको नहीं करेंगे। हम अनेबल हैं, हम एबल नहीं है इस चीज़ को करने के लिए कि अप्लाई कर पाए न्यूटन्स लॉ अगर ई प्लस जी को हम एक सिंगल पार्टिकल या फिर एक सिंगल सिस्टम मान करके का आगे प्रोसीड कर जाए तो। ठीक है, एज द डिस्क डी स्लाइड्स ओवर द स्ट्रिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय डी इज नॉट इक्वल टू ई इन द सेम टाइम इंटरवल। और जो डिस्क डी है वो स्लाइड कर रही है स्ट्रिंग पे, इसीलिए जो डिस्टेंस कवर्ड होगा डी के द्वारा वो ई के बराबर नहीं होगा। ई जो हमारा ब्लॉक जो वर्टिकली टंगा हुआ है, ठीक है, उसके बराबर नहीं होगा। और इसीलिए जो है डी और ई को हम सिस्टम कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों सेम टाइम में सेम एक्सेलरेशन नहीं शो करेंगे। ध्यान दीजिएगा इस बात में, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। इसीलिए वी शुड नॉट ट्रीट डी प्लस ई एज अ सिस्टम। थिंक केयरफुली, इस बात पे गौर से इसको सोचिए और ध्यान दीजिए। देखिए, ये तो आपका स्टेप वन था। स्टेप वन क्या था? आपको कोई सिस्टम डिसाइड करना था। सिस्टम यानी किस चीज़ पे आपको स्टडी करनी है, क्या चीज़ आपकी स्टडी का मेन ऑब्जेक्ट कौन सा वो होगा जिसके बारे में आपको फोर्सेस वगैरह आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, ठीक है, इंटरप्रेट करने पड़ेंगे उसके बारे में कि क्या कुछ होने वाला है आगे। नेक्स्ट देखिए स्टेप टू क्या है। स्टेप टू है आइडेंटिफाई द फोर्सेस। स्टेप टू है हमारा कि फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना। वंस द सिस्टम इज डिसाइडेड, एक बार सिस्टम डिसाइड हो गया, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। अब क्या करिए, लिस्ट बनाइए वो सारे फोर्सेस की जो सिस्टम पे एक्ट करें ड्यू टू ऑल ऑब्जेक्ट्स अदर देन द सिस्टम। सिस्टम के बाहर से जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनके द्वारा जो कुछ भी फोर्स उनसे उस सिस्टम पे लग रहा है उसको आप लोग लिस्ट करिए, क्या मतलब आइडेंटिफाई करिए। उसके बाद any force applied by the system should not be included in the list of forces। और कोई भी ऐसा फोर्स जो सिस्टम लगा रहा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है, मैं इसको डिफरेंट कलर से इसलिए कर दे रहा हूँ कि कोई भी ऐसा फोर्स जो सिस्टम लगा रहा है वो उस लिस्ट में नहीं आना चाहिए। केवल सिस्टम पे जो लग रहा है फोर्स वही फोर्सेस आने चाहिए। ठीक है, कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर 5.5। वो सिचुएशन देखिए जो फिगर 5.5 में दी हुई है। 5.5 कहाँ पे है, चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये है फिगर 5.5। चलिए, द बॉय स्टैंड्स ऑन द फ्लोर बैलेंसिंग अ हैवी लोड ऑन इट्स हेड। तो एक लड़का है वो एक बहुत हैवी लोड को बैलेंस करते हुए जमीन पर खड़ा हुआ है। द लोड प्रेसेस द बॉय पुशेस द लोड upward and the boy presses the floor downward. The floor pushes the boy upward. The earth attracts the boy downward. The load attracts the earth upward and boy attracts the earth upward। तो इतने सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं। एंड द अर्थ अट्रैक्ट द बॉय डाउनवर्ड। तो इतने सारे फोर्सेस यहाँ पे काम कर रहे हैं। देयर आर मेनी फोर्सेस ऑपरेटिंग इन दिस वर्ल्ड, विच ऑफ दीज शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ फोर्सेस। इसमें कौन कौन से फोर्सेस हमारे उस लिस्ट में इंक्लूड होने चाहिए। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जब तक हमारे सिस्टम ही डिसाइड नहीं हुआ है तब तक हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम कौन से चीज़ों को अपने लिस्ट करेंगे। तो वी कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते। नॉट बिकॉज वी डू नॉट नो, ऐसा नहीं कि हम जानते ही नहीं है कि ये कैसे करेंगे, बट बिकॉज वी हैव नॉट येट स्पेसिफाइड द सिस्टम। लेकिन इसलिए क्योंकि हमने अभी तक ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि सिस्टम क्या है, क्या चीज़ हमको स्टडी करना है। ठीक है, विच इज़ द बॉडी अंडर कंसिडरेशन, कौन सी बॉडी है जो कंसिडरेशन में है। डू नॉट ट्राई टू आइडेंटिफाई फोर्सेस बिफोर यू हैव डिसाइडेड द सिस्टम। और इसीलिए कभी भी फोर्सेस को आइडेंटिफाई करने में नहीं लग जाइए, जैसा अभी इन बुक ने गलती की। देखिए बुक ने गलती जानबूझ के की समझाने के लिए कि पहले बहुत सारे फोर्सेस लिस्ट कर लिए, इससे आप क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले आइडेंटिफाई करना नहीं है फोर्स को, पहले क्या करना है, सिस्टम को डिसाइड करना है। सपोज वी कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बॉय। अब हम क्या कर रहे हैं, बॉय को सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, वी शुड देन कंसनट्रेट ऑन द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉय। और तो इसलिए हमें केवल कंसनट्रेट करना चाहिए उन फोर्सेस पे जो बॉय पे, जो उस लड़के पे लग रहे हैं। The forces are listed in the upper half of table 5.1. Instead, if we take the load as the system and discuss the equilibrium of load, तो जो forces हैं वो list किए गए हैं upper half of 5.1 टेबल में। वो अभी 5.1 टेबल देखेंगे। ठीक है, इंस्टेड इसके अलावा अगर हम लोड को सिस्टम लें और लोड का इक्विलिब्रियम के बारे में बात करें, देखिए क्या होगा।
इन द लिस्ट विल बी डिफरेंट, दीज फोर्सेज अपीयर इन द लोअर हाफ। तो उसके बारे में कहाँ आएगा, लोअर हाफ ऑफ टेबल में दिखाई देगा। चलिए, तो ये देखिए टेबल 5.1 है, इसमें क्या है, एक बॉय के द्वारा एक लोड के ऊपर जो कुछ फोर्सेस लग रहे हैं उसको लिस्ट किया गया है। सबसे पहले देखेंगे हम जो फोर्सेस कांटेक्ट से लग रहे हैं। तो कांटेक्ट से कौन कौन से लग रहे हैं, बॉय पे लग रहे हैं। देखिए एक तो वो लोड से चिपका हुआ है, दूसरा वो फ्लोर से चिपका हुआ है। और देखिए जहाँ भी अटैचमेंट होगा, जहाँ पे भी कहीं टच हो रहा होगा, कांटेक्ट होगा, वहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आएंगे। ठीक है, फ्लोर के कारण अपवर्ड फोर्स और उसके कारण लोड के कारण डाउनवर्ड फोर्स। ये तो आपने समझ गए होंगे, मतलब हम नोटेशन दे दिए। सेकंड देखिए, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देख लेते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया अर्थ का, जो कि ग्रेविटेशन है, और ये डाउनवर्ड लग रहा है डब्ल्यू, उस पर लग रहा है बॉय पे, बॉय को नीचे खींच रहा है। अब यहाँ पे हम बॉय जो है वो भी अर्थ को खींच रही है, लेकिन ये हम कंसीडर नहीं करेंगे। उसी तरह से लोड जो है वो किससे कांटेक्ट में है, देखिए केवल बॉय से कांटेक्ट में है, तो उसे हम अपवर्ड की तरफ फोर्स लग रहा है और इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कह देंगे। और जो अर्थ से जिससे कांटेक्ट में नहीं है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और ये डाउनवर्ड लग रहा है वो भी डब्ल्यू डैश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन में फर्निश एज मच इंफॉर्मेशन एज वन हैज अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। और एक आदमी जितनी इंफॉर्मेशन चाहे उतनी निकाल सकता है अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। द कॉन्टैक्ट फोर्सेस मे हैव डायरेक्शन अदर देन नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस इफ द सरफेसेस आर रफ। और जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं उनकी और भी कोई डायरेक्शन हो सकती है एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन के बजाय, अगर वो सरफेसेस रफ होंगी। क्योंकि आप जानते हैं जब सरफेसेस रफ होंगी तो एक और कंपोनेंट ऑफ फोर्स आ जाएगा जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं, जो कि हम अगले चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। वी शैल डिस्कस मोर अबाउट दिस इन द हेडिंग फ्रिक्शन। उस फ्रिक्शन में हम लोग इसको आगे और डिस्कस करेंगे। स्टेप 3 क्या है, मेक अ एफ बी डी यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता है, देखिए। Now represent the system by a point in a separate diagram and draw vectors representing the forces acting on the system with this point as a common origin। तो अब क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है सिस्टम को, जो सिस्टम है उसको रिप्रेजेंट करना है इन अ सेपरेट डायग्राम, किसी और डायग्राम में, एंड ड्रॉ करना है वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हुए वेक्टर्स बनाने हैं एक्टिंग ऑन द सिस्टम, जो कुछ भी सिस्टम पे एक्ट कर रहा है, विद दिस पॉइंट एज अ कॉमन ओरिजिन। एक पॉइंट पे बनाना है ये सारी चीज़ें, और इस पॉइंट को एक कॉमन ओरिजिन मान करके। ठीक है, ओरिजिन से देखिए चारों तरफ एक्सेस निकलती हैं, उस तरह से ओरिजिन मान करके हमें सारे फोर्सेस को शो करना है। द फोर्सेस मे लाई अलॉन्ग अ लाइन, मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ प्लेन को प्लानर, और मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्पेस। तो फोर्सेस कहीं भी हो सकते हैं, या तो एक सिंगल लाइन में ही हो सकते हैं सारे फोर्सेस, को प्लानर हो सकते हैं यानी एक प्लेन में हो सकते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटेड पूरे स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं यानी कि नॉन प्लेनर भी हो सकते हैं। लेकिन वी शैल रेयरली एनकाउंटर सिचुएशन डीलिंग विथ नॉन प्लेनर फोर्सेस। ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होगा कि हम नॉन प्लेनर फोर्सेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे या उनसे हमारा कभी एनकाउंटर होगा। ठीक है, फॉर co-planar forces the plane of the diagram represent the plane of the forces acting on the system। तो जो co-planar forces हैं उनके लिए तो जो प्लेन जो है डायग्राम का हमारा, वही रिप्रेजेंट करेगा प्लेन ऑफ फोर्सेस जो सिस्टम पे लग रहे हैं। इंडिकेट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस इन दिस डायग्राम। और इंडिकेट करिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही फोर्सेस जो है उन फोर्सेस का जो उस पे लग रहे हैं, बॉडी पे लग रहे हैं इसी डायग्राम में। दिस इज कॉल्ड अ फ्री बॉडी डायग्राम, और इसे ही हम फ्री बॉडी डायग्राम या FBD कहते हैं। द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर दैट एग्जाम्पल डिस्कस्ड अबव विद द बॉय एज अ सिस्टम एंड विद द लोड एज अ सिस्टम इज शोन इन फिगर 5.6। तो ये यहाँ पे शोन है, किस तरह से देख लीजिए, बॉय के लिए और लोड के लिए, इसे ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्टेप 4, जो हमारा फाइनल स्टेप है कि चूज एक्सेस एंड राइट इक्वेशन। एक्सेस को चूज करिए और राइट करिए, लिखिए यानी कि इक्वेशंस को। कैसे लिखेंगे, देखिए फाइनल बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। एनी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बी चूजन एज XYZ एक्सेस। किसी भी 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन को XYZ एक्सेस चूज कर लीजिए। वी गिव बिलो सम सजेशंस फॉर चूजिंग द एक्सेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब हम देखेंगे कुछ सजेशंस को जो हमको एक्सेस चूज करने में मदद करेंगे और हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग को ईजियर बना देंगे। तो देखिए,
इफ द फोर्सेस आर को प्लानर, अगर एक ही प्लेन में है, ओनली टू एक्सेस से एक्स एंड वाई टेकन इन द प्लेन ऑफ फोर्सेस आर नीडेड, तो अगर एक ही प्लेन में है, को प्लेनर है, तो एक ही प्लेन में अगर हम एक्स और वाई एक्सिस को ले लें उसी प्लेन में, तो बस उतना ही नीडेड होगा। इफ द फोर्सेस आर को प्लानर ओनली टू एक्सेस आर नीडेड। तो चूज द x axis along the direction in which the system is known to have or likely to have acceleration। और हम यूजुअली ऐसा करते हैं कि जहाँ पे डायरेक्शन होने की एक्सेलरेशन होने की संभावना है, किसी मूवमेंट की संभावना है, उस डायरेक्शन को हम x एक्सिस ले लेते हैं और सीधी सी बात है सेकेंड डायरेक्शन उससे y एक्सिस बन जाएगी ठीक 90 डिग्री पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट मे बी चूजन एज द y एक्सिस, और एक ऐसा डायरेक्शन जो इसके ठीक परपेंडिकुलर है उसको हम y एक्सिस चूज कर सकते हैं। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, एनी म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन इन द प्लेन ऑफ द डायग्राम मे बी चूजन एज द एक्सिस, और अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में यानी मूव नहीं कर रहा है तो कोई भी फिर एक्सिस ले सकते हैं पूरे डायग्राम में, और किसी को भी एक्सिस हम एक्स और वाई मान सकते हैं। कोई ऐसी जनरल स्कीम नहीं है इसके लिए। अगर सब कुछ इक्विलिब्रियम में, कोई चीज़ मूव नहीं कर रही, कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो राइट द कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेज अलोंग एक्स एक्सिस एंड इक्वेट देयर सम टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम एंड इट्स एक्सेलरेशन। अब क्या करना है, एक्स एक्सिस के अलावा जितने भी सारे फोर्सेस लग रहे हैं उनको एक साथ लिख लेना, कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, और उनके सम को इक्वेट कर देना है प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम का मास से प्रोडक्ट, और किससे, उसके एक्सेलरेशन से। ठीक है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन से इनटू कर देना है, ये आपको मिल जाएगी। इससे आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। दिस गिव्स यू वन इक्वेशन। राइट द कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्सेज अलोंग वाई एक्सिस एंड इक्वेट द सम टू जीरो। अब क्या करना है, जो फोर्सेस वाई एक्सिस में लग रहे हैं, जो कंपोनेंट्स लग रहे हैं, उनको कंपोनेंट्स को लिखना है और उसके सम को जीरो से इक्वेट कर देना है, क्योंकि अगर वाई में कोई मोशन नहीं हो रहा है तो एक्स में मोशन हो रहा है तो एम इंटू ए से इक्वेट करेंगे। अगर वाई में भी मोशन हो रहा है तो उसमें भी हम एम इंटू ए से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, दिस गिव्स यू अनदर इक्वेशन, इससे आपको एक और इक्वेशन मिल जाएगी। इफ द फोर्सेज आर कोलिनियर द सेकंड इक्वेशन इज नॉट नीडेड। और अगर एक ही डायरेक्शन में फोर्स हो रहे हैं, एक ही लाइन में सारे फोर्सेज लग रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर उसमें कोई हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल एक ही इक्वेशन से हमारा सारा काम चल जाएगा। If necessary, you can go back to step 1, choose another object as system, repeat steps 2, 3 and 4 to get more equations। और अगर नेसेसरी है, अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है, तो आप फिर से स्टेप 1 पे जाइए, कोई और ऑब्जेक्ट को ऐसा सिस्टम चूज़ करिए, रिपीट करिए स्टेप्स 2, 3 और 4 को, और नई इक्वेशंस को पाइए और गेट करिए, निकालिए नई इक्वेशंस को। एंड दीज आर कॉल्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन, इन्हें हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। यूज मैथमेटिकल टेक्निक्स टू गेट द अननोन क्वांटिटी आउट ऑफ दीज इक्वेशंस, दिस कंप्लीट्स द एल्गोरिदम। और मैथमेटिकल टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं अननोन क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए, और इससे आपका एल्गोरिदम कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है कि कैसे हम सेकेंड लॉ फर्स्ट लॉ की मदद से चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, The magnitude of acceleration of different objects in a given situation are often related through kinematics। और different मैग्नीट्यूड जो है एक्सेलरेशन का डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का एक किसी गिवन सिचुएशन में, वो किस तरह से रिलेट किया जाता है, काइनेमेटिक्स के थ्रू रिलेट किया जाता है। दिस शुड बी प्रॉपरली फोरसीन एंड यूज टुगेदर विद द इक्वेशंस ऑफ मोशन। और इसे अच्छे से देख लेना चाहिए और इससे यूज़ कैसे करना चाहिए, इक्वेशंस ऑफ मोशन के साथ यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल इन फिगर 5.4 जो हमारा इंसान खींच रहा था एक पूरे उसको, द एक्सेलरेशन सी एंड ई, एक्सेलरेशन ऑफ सी एंड ई हैव सेम मैग्नीट्यूड, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर सी एंड ई शुड यूज द सेम वेरिएबल ए फॉर एक्सेलरेशन। और मैं आपको दिखा दूं सी और ई कौन से हैं, तो देखिए वो लास्ट पेज में था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है सी, ये है ई। अब देखिए इन दोनों के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, डायरेक्शन डिफरेंट होगा, तो जब इनकी इक्वेशंस हम लिखेंगे तो हम सेम सिंगल वेरिएबल ए को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनका डायरेक्शन का हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं हम डायरेक्शन में गलती ना कर दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। ये देखिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम स्किप कर देते हैं अभी के लिए, और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे फाइनली हम पहुंच जाते हैं। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और फिर से देखिए वही चीज़ इसने बोली जो मैं बोल रहा हूँ। मैं जो बोलता हूँ वो ये बुक बोलती है। ठीक है, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ।
मैं ही पढ़ता हूँ ये बुक, उसके बाद मैं बोलता हूँ, तो ये फिर ये बुक वही चीज़ बोलने लगती है। चलिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ हैज़ ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड इन चैप्टर 4। तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो पहले भी चैप्टर 4 में इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। इफ अ बॉडी ए एक्सर्ट्स अ फोर्स एफ ऑन अनदर बॉडी बी, देन बी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ माइनस एफ ऑन ए। अगर कोई एक बॉडी ए है वो एक एफ फोर्स एक्सर्ट करे किसी दूसरी बॉडी बी पे, तो बी एक्सर्ट करेगी एक नेगेटिव एफ का फोर्स ए पर, ठीक है। दस द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी एंड दैट बाय बी ऑन ए आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। और इसीलिए जो फोर्स जो लगाया जा रहा है ए का बी के ऊपर और बी का ए के ऊपर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यही है, आप अगर जैसे चाहें तो स्टेटमेंट वाइज जो है इसका जो स्टेटमेंट्स हैं उनको मैंने ब्लू से अंडरलाइन नहीं किया, तो आप इसको लिख सकते हैं, या मैं आपके लिए कर दूं तो कर देता हूं। चलिए ठीक है, मैं ब्लू से इनको अंडरलाइन कर देता हूं कि आपको स्टेटमेंट बहुत क्लियर रहे कि अच्छा ये स्टेटमेंट है, ये हमको याद रखना है। वो हम देख लेते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं इसको मिटा ही देता हूँ नीचे वाले, मैं फिर से अंडरलाइन कर दूंगा। चलिए, तो देखिए ये जो है, इफ अ बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स एफ ऑन अनदर बॉडी बी, देन बी एक्सर्ट्स अ फोर्स माइनस एफ ऑन ए। और बल्कि ये नीचे वाला स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है कि द फोर्स एक्सर्ट, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाइज इंपॉर्टेंट है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी एंड दैट ऑन बी ऑन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इससे आपका हो जाएगा काम, मेरे ख्याल से मैंने आपको अंडरलाइन करके दे दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिस लॉ कनेक्ट्स द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन टू बॉडीज ऑन वन अनदर। ये लॉ जो है ये कनेक्ट करता है दो फोर्सेस को जो दो बॉडीज पे एक दूसरे पे एक्सर्ट कर रहे हैं ऑन वन अनदर। द फोर्सेस कनेक्टेड बाय द थर्ड लॉ एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। और ये जो फोर्सेस हैं, जो थर्ड लॉ जिन फोर्सेस को बता रहा है, जिन फोर्सेस को डिस्क्राइब कर रहा है, वो दो अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं एंड हेंस विल नेवर अपीयर टुगेदर इन द लिस्ट ऑफ फोर्सेस एट स्टेप 2 ऑफ अप्लाइंग न्यूटन्स फर्स्ट और सेकेंड लॉ। जो अभी हमने चार स्टेप सीखे थे, उसमें जब हम आइडेंटिफाई कर रहे थे फोर्सेस, उसमें हम फोर्सेस को लिख रहे थे, वहां आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी नेवर एवर ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये दोनों फोर्सेस एक साथ आ जाएं, ठीक है। ऐसा कभी भी किसी भी सिस्टम के बारे में डिस्क्राइब करते हुए नहीं होगा कि आप ऐसा भी लिख दें कि ग्रेविटी हमको खींच रही है और हम भी ग्रेविटी को खींच रहे हैं, ये दोनों फोर्सेस आप लिस्ट करें। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी आइडेंटिफाई करना होता है फोर्सेस को, तो केवल वही फोर्सेस लेना होता है जो सिस्टम पे लग रहे होते हैं, ना कि सिस्टम लगा रहा होता है। सिस्टम लगा रहा होता है वो फोर्सेस नहीं कंसिडर किए जाते हैं। जो कुछ भी बाहर से, एक्सटर्नली सिस्टम के बाहर से जो कुछ भी फोर्सेस लग रहे होते हैं, उनको कंसीडर किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल सपोज अ टेबल एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स एन ऑन द ब्लॉक प्लेस्ड ऑन इट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक टेबल जो है वो एक्सर्ट कर रही है एक अपवर्ड फोर्स, जो कि एक ब्लॉक पे जो उसके ऊपर रखा हुआ है। दिस फोर्स शुड बी अकाउंटेड इफ वी कंसीडर द ब्लॉक एज द सिस्टम। ये फोर्स तब लेना चाहिए हमको, तब आइडेंटिफाई करना चाहिए और अकाउंट करना चाहिए उसको, जब हम ब्लॉक को सिस्टम माने, ठीक है। ब्लॉक को सिस्टम मानेंगे तो ब्लॉक पे एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। द ब्लॉक पुशेस द टेबल डाउन विद द इक्वल फोर्स एन। और इसी सेम टू सेम फोर्स से वो उसको नीचे की तरफ भी पुश कर रहा है। कौन? ब्लॉक टेबल को नीचे की तरफ पुश कर रहा है। बट दिस फोर्स एक्ट ऑन द टेबल एंड शुड बी कंसीडर्ड ओनली व्हेन वी टेक द टेबल एज अ सिस्टम। और तभी लेना चाहिए जब हम टेबल को सिस्टम माने। टेबल को सिस्टम मान के हम आगे बढ़ रहे हो तो हम टेबल के FBD में इस फोर्स को कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट देखिए, दस ओनली वन ऑफ द टू forces connected by the third law may appear in the equation of motion depending on the system chosen। तो केवल एक ही फोर्स आएगा, जो दो फोर्स हमको थर्ड लॉ देता है उनमें से कोई एक ही फोर्स हमको अपीयर होगा इक्वेशन ऑफ मोशन में, डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम चूजन। जो कोई भी सिस्टम चूज किया जाएगा वो उस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो वाला हमको ले लेना है, और जो नहीं लग रहा होगा वो हमको छोड़ देना है। The force exerted by the earth on the particle of mass m is mg downward and therefore by the particle on the earth is mg upward। The force जो कि अर्थ लगा रही है एक पार्टिकल जिसका मास m है, वो mg डाउनवर्ड है, और इसी तरह से पार्टिकल जो है वो अर्थ के ऊपर की तरफ mg फोर्स लगा रहा है। These two forces will not cancel each other। और ये जो दो फोर्सेस हैं ये एक दूसरे को कैंसिल बिल्कुल नहीं करेंगे। The downward force on the particle will cause the acceleration of the particle and that of the earth on the earth will cause acceleration
ऑफ द अर्थ। देखिए होगा क्या, ये दो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक फोर्स दूसरे पे अपना इफेक्ट दिखा रहा है। कहने का मतलब कि जो अर्थ जो है वो जो उस पार्टिकल पे या उस जो बॉडी है, जो पार्टिकल है मास m का, उसको जब उस पर जब मास लगा रही, इस पर जब फोर्स लगा रही है, उसकी वजह से वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, और जो पार्टिकल है मास m का वो अर्थ को नीचे की अपनी ओर खींच रहा है और वो उसकी तरफ एक्सेलरेट कर रही है। लेकिन जो पार्टिकल होगा वो तो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा, 9.8 इंटू 10 टू द पावर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा, या लगभग जिसे हम 10 मानते हैं उससे एक्सेलरेट करेगा डाउनवर्ड। लेकिन अर्थ जो है उसके उस छोटे से मास से बहुत ही क्या ही एक्सेलरेट होगी, वो एक नेग्लिजिबल अमाउंट से एक्सेलरेट होगी। बस कहने का मतलब इसका इतना सा था। नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ इज नॉट स्ट्रिक्टली करेक्ट व्हेन द इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंसेस कंसीडर्ड। तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो उस केस में स्ट्रिक्टली करेक्ट नहीं रहता है जब हम किसी इंटरेक्शन देखते हैं दो बॉडीज के बीच में जिनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होती है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। वी कम अक्रॉस सच डेविएशंस व्हेन वी स्टडी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेज। जब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में डील करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो हम इस तरह की डिविएशंस को समझते हैं और इस तरह की डिविएशंस हमारे सामने देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वर्किंग विद टेंशन इन अ स्ट्रिंग। एक टेंशन जो है स्ट्रिंग में वो किस तरह से होगा, क्या होगा, और उस पर न्यूटन थर्ड लॉ कैसे अप्लाई होगा वो हम देख लेते हैं। चलिए पहले द आइडिया ऑफ टेंशन वॉज क्वालिटेटिवली इंट्रोड्यूस्ड इन चैप्टर 4। तो आइडिया जो था टेंशन का वो हम पहले भी देख चुके हैं, कब, चैप्टर 4 में। और सपोज अ ब्लॉक ऑफ मास m इज हैंगिंग थ्रू अ स्ट्रिंग फ्रॉम अ सीलिंग। एक मास m का ब्लॉक जो है वो हैंग कर रहा है एक सीलिंग से। कंसीडर अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग एट ए जो है देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे हमें कह रहा है कि एक क्रॉस सेक्शन को इमेजिन करिए, ठीक है। कंसीडर क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग एट ए। द क्रॉस सेक्शन डिवाइड द स्ट्रिंग इन टू पार्ट्स। जो क्रॉस सेक्शन है वो दो पार्ट में स्ट्रिंग को डिवाइड कर रहा है, एक लोअर पार्ट एक अपर पार्ट। द टू पार्ट्स आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। जो दोनों पार्ट हैं वो फिजिकल कॉन्टैक्ट में है एट ए। द लोअर पार्ट विल एक्सर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑन द अपर पार्ट एंड द अपर पार्ट विल एक्सर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑन द लोअर पार्ट। तो एक दूसरे पे दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। अब देखिए थर्ड लॉ कहाँ से कैसे खेलता है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ दीज टू फोर्सेज विल हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों ही फोर्सेस का जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो नीचे की तरफ नीचे वाले पार्ट को जिस फोर्स से खींच रहा है, और नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट को जिस फोर्स से खींच रहा है, वो इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे और उनका डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। द लोअर पार्ट पुल्स द अपर पार्ट with the force T and the upper part pulls the lower part with equal force T. The common magnitude of the forces exerted by the two parts of the string on each other is called the tension in the string at A. तो जो common magnitude है इन forces का exerted by the two parts of the string on each other is called tension in the string at A. A पे वो tension को दिखाएगा, ठीक है। common magnitude of forces exerted by two parts. What is the tension in the string at lower end? अब हम देखते हैं कि टेंशन क्या होगा लोअर एंड पे। लोअर एंड जहाँ पे ब्लॉक अटैच है, द ब्लॉक एंड द स्ट्रिंग आर इन कॉन्टैक्ट एट दिस एंड। इस एंड पे क्या होगा, जो ब्लॉक है और जो स्ट्रिंग है वो दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। एंड एक्सर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, और एक दूसरे पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से खींच रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। जो कॉमन मैग्नीट्यूड है इनका ऑफ दीज फोर्सेस इज अ टेंशन एंड द स्ट्रिंग एट लोअर एंड। तो कॉमन मैग्नीट्यूड क्या है, जो नीचे से सबसे लोअर एंड पे जो टेंशन होगा स्ट्रिंग का वो इनका कॉमन मैग्नीट्यूड है। व्हाट इज द टेंशन इन द अपर एंड में कितना टेंशन होगा, तो ये देखिए एट दिस एंड द स्ट्रिंग एट द सीलिंग मीट, सीलिंग स्ट्रिंग से मीट करती है। द स्ट्रिंग पुट्स द सीलिंग डाउन एंड द स्ट्रिंग पुट्स द स्ट्रिंग अप, सीलिंग पुट्स द स्ट्रिंग अप। तो कॉमन मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पे, टेंशन इन द स्ट्रिंग एट अपर एंड। चलिए उसके बाद एग्जाम्पल है 5.3 जिसे हम स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं, फिर 5.4 भी हम स्किप कर रहे हैं। इसके बाद देखिए एक छोटा सा पार्ट है यहाँ पे, सपोज द स्ट्रिंग इन एग्जाम्पल इतना एंड इतना इज वेरी लाइट। तो हम ये नहीं मान रहे हैं, हम मान रहे हैं कि सपोज द स्ट्रिंग इज वेरी लाइट सो वी कैन नेग्लेक्ट द मास ऑफ द स्ट्रिंग। यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर और यहाँ पर
स्ट्रिंग बहुत लाइट अगर हम मान लें, कोई मास ना हो स्ट्रिंग में, तो पूरी की पूरी टेंशन जो है बराबर हो जाती है, और पूरी ही स्ट्रिंग में हम सेम टेंशन को एज्यूम करते हैं। देन देखिए नेक्स्ट देखिए, देन T dash is equal to T, the tension is same throughout the string. This result is of general nature. The tension at all the points in the string or a spring is the same provided it is assumed massless and no massive particle or body is connected in between. इस तरह, और ऐसा तभी होगा जब हम उसको assume करें कि स्ट्रिंग या स्प्रिंग जो कुछ भी हमने अटैच की है वो मासलेस है, और कोई भी मासिव पार्टिकल जो है वो बीच में अटैच नहीं किया गया है। मान लीजिए यहाँ पे स्ट्रिंग में ऐसा कोई मासिव पार्टिकल इस तरह से अटैच नहीं हुआ है, और नॉर्मल स्ट्रिंग है, ठीक है, और बहुत लाइट है। इफ द स्ट्रिंग इन द फिगर इतना इज लाइट, द टेंशन T1 ऑफ द स्ट्रिंग इज सेम एट ऑल पॉइंट्स बिटवीन ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। अगर स्ट्रिंग लाइट है तो टेंशन T1 जो है स्ट्रिंग का वो सेम होगा सारे पॉइंट में बिटवीन ब्लॉक ए एंड पुली बी। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर स्ट्रिंग लाइट है तो यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक सेम टेंशन रहेगा T1, ठीक है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक T2 टेंशन रहेगा, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक T3 टेंशन रहेगा, यानी टेंशन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, द टेंशन T2 इज सेम एट ऑल पॉइंट्स बिटवीन पुली P and C एंड द टेंशन T3 is same at all points between the block C and block D. The three tensions T1, T2, T3 may be different from each other. ये एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। If the pulley is also light, then T1 is T2. देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम ये भी मान लें कि पुली भी हल्की है, पुली भी बहुत लाइट है, और पुली भी एकदम मासलेस के लगभग है, तो T1 और T2 ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के, यानी कि इसको क्रॉस करने के बाद भी स्ट्रिंग जो है उसमें टेंशन सेम बनी रहेगी। चलिए इतना करने के बाद, चलिए आज के हमारे लेक्चर में इतना ही था, सूडो फोर्सेस, और उसके आगे के पोर्शंस हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए चलिए गुड बाय, और इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को।